सुप्रभात बच्चों। क्लास 8 की ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी में प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, महत्वपूर्ण शब्द और महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन अत्यधिक मूल्यवान हैं। उनके मूल्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। सबसे पहले है आर्थिक मूल्य, दूसरा है वैध मूल्य, तीसरा है सौंदर्य मूल्य और चौथा है नैतिक मूल्य। 4 तरह से प्राकृतिक संसाधन जो है वो हमारे लिए मूल्यवान है, बहुत कीमती है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है आर्थिक मूल्य। प्राकृतिक संसाधनों से बने उत्पादों का उच्च आर्थिक मूल्य होता है। वो बहुत कीमती होते हैं, उसके बहुत अधिक आर्थिक मूल्य होते हैं, लेकिन वो मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, तो लोग उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। सोचते हैं कि इसका ऐसे ही अंधाधुंध प्रयोग किया जाए, लेकिन ये बहुत कीमती है। दूसरा है वैध मूल्य। वायु एवं जल प्रदूषण जो प्राकृतिक संसाधन है, उसको नियंत्रित करने हेतु जो कार्य किए जाते हैं, उनमें संसाधनों को वैधता मूल्य प्रदान किया जाता है। उसके लिए काम करने के लिए उस पर कुछ मूल्य चुकाने पड़ते हैं या उसके काम में लागत लगते हैं। अब वायु का शुद्ध करना है, जल प्रदूषण को नियंत्रित करना है, इन सब के लिए तो ये वैध मूल्य भी है, ये प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद है सौंदर्य मूल्य। प्राकृतिक स्थलाकृतियों व संसाधनों की प्राकृतिक सुंदरता उन्हें सौंदर्य मूल्य प्रदान करती है। तो सुंदरता की दृष्टि से भी प्राकृतिक संसाधन बहुत ही मूल्यवान हैं, कीमती हैं। तीसरा है नैतिक मूल्य। चौथा है नैतिक मूल्य। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के संरक्षण की जिम्मेदारी से तात्पर्य है संसाधनों का नैतिक मूल्य भी है। अब हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन हैं, अब जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य है, जिसमें हम लोग पशुओं पक्षियों को उसमें संरक्षित करके उनकी देखभाल करते हैं, रखते हैं। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमारे पास जो भी बहुमूल्य जीव जंतु हमारे पास हैं, उनको हम सुरक्षित रखें और संरक्षित रखें कि हमारा संतुलन जो है पर्यावरण में वो बना रहे। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। संसाधन संरक्षण से तात्पर्य है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना तथा उनका नियंत्रण, ताकि उनका नवीकरण हो सके एवं भविष्य में लगातार उपयोग हो सके। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। अब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्या है? संरक्षण का मतलब ये होता है कि उसका हम उचित तरीके से इस प्रकार उपयोग करें कि उसको हम हमेशा उसका उपयोग करते रहें। अगर हमारे पास बहुत अधिक सामान है तो उसको अगर हम एक दिन में या कुछ दिन में ही खर्च कर देंगे तो ये तो उसका दुरुपयोग हो गया ना। अगर हमारे पास संसाधन है या कोई भी सामान है तो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके जितनी ज़रूरत हो उसके अनुसार अगर हम खर्च करें तो ये हमारे पास जो संसाधन या सामान है वो अधिक दिनों तक उसका हम उपयोग कर सकेंगे और सही तरीके से उसका हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए उपयोगी भी होगा वो। अब ज़रूरी नहीं कि जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना ही काम करना चाहिए। ज़रूरत है 10 का तो हम वहाँ 100 क्यों खर्च करें। तो यही है संसाधनों का संरक्षण कि जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं उसका हम सावधानीपूर्वक ऐसा प्रयोग करें कि वो हमें लगातार प्रयोग के लायक रहे और हम उसका आगे तक उपयोग कर सकें।
तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। कौन कौन से? तो जैव विविधता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की क्षति को न्यूनतम करना, अर्थव्यवस्था, समाज एवं पर्यावरण के अंतर संबंध को समझना। अब जैव विविधता को कायम रखना, हमारे पास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, ये सभी हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध हैं, तो हम संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करें कि ये जो हमारी पास जैव विविधता है, पेड़ पौधे हैं, वो हमेशा बने रहें। अब ऐसा हम उसका दुरुपयोग न कर दें कि उसकी प्रजाति ही नष्ट हो जाए। विभिन्न संसाधनों का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग आवश्यक है। अब संसाधनों के संरक्षण के लिए अब हम लोग इस प्रकार संसाधनों का प्रयोग करें, प्राकृतिक संसाधनों का, कि उसका पुनर्चक्रण हो सके। पूरी हम लोग संसाधनों का प्रयोग करने के क्रम में ऐसा करते हैं कि अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बर्बाद कर देते हैं और उसका पुनः उपयोग करने लायक कुछ बच नहीं जाता है, और जहाँ थोड़ी सी ज़रूरत हो वहाँ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका दुरुपयोग करके उसको हम लोग नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह का काम हम सबको नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका संरक्षण करना हम ही लोग का काम है। अगर बचेगा तो हमारे लिए बचेगा। अब यहाँ दिया है वर्षा जल संरक्षण संयंत्र। इसके ऊपर अभी कहीं कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं कि हम वर्षा के जल को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अगर उसको हम लोग स्टोर करें तो वो भी वर्षा का जल हमारे काम के लायक हो सकता है, क्योंकि बहुत से भारत के बड़े बड़े शहरों में ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत नीचे चला गया है, समाप्त हो गया है। पानी की बहुत जगह कमी हो गई है। इसलिए अगर हम लोग वर्षा के जल को स्टोर करके रखते हैं तो वो उससे भी हम लोग काम कर सकते हैं, उसको शुद्ध करके। देखिए यहाँ पिक्चर में दिया है, बारिश का पानी है जो छत से गिरकर, अगर उसको हम लोग कहीं एक जगह ऐसा स्थान बना दे जहाँ पानी जमा हो, इकट्ठा हो, और उस पानी को हम लोग शुद्ध करते हैं, शुद्ध करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग उसको स्टोर करेंगे तो वो बर्बाद ना होकर वो भूमिगत जल में कहीं उसका कुछ अंश अगर चला जाता है तो वो भी हमारे लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार से हम लोग प्राकृतिक संसाधनों पर अगर उसके संरक्षण पर ध्यान देंगे तो प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग अधिक दिन तक उपयोग कर सकेंगे और उसको हम लोग बचा सकेंगे। संसाधनों का न्याय संगत वितरण एवं वर्तमान व भविष्य की पीढ़ी हेतु अवसर को कायम रखना, ये भी संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। अगर हम इस तरह से प्रयोग करें कि वर्तमान समय में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, भविष्य के लिए भी उसको बचाने का हम लोग प्रयास करें। सभी प्रकार के जीवन के पोषण हेतु संसाधनों का उचित नियोजन आवश्यक है, क्योंकि पोषण किसी न किसी प्रकार से सतत पोषणीय विकास से जुड़ा है। सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य है राष्ट्र का चहुमुखी विकास, विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए तथा यह विकास भावी पीढ़ियों के लिए भी सहयोगी होना चाहिए। अब संसाधन का हम लोग प्रयोग करें, उचित तरीके से प्रयोग करें, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग इस तरह से प्रयोग करें कि हमारे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। एक ओर हम विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर हम अपने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई सारे जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं। कई सारे पक्षी, पेड़ पौधे, बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो पर्यावरण का नुकसान होने के कारण विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो हमें विकास तो करना है, चहुमुखी विकास करना है, लेकिन हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ें, ताकि वर्तमान समय में भी हम इसका सही तरीके से प्रयोग करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी
इसको हम सुरक्षित और संरक्षित रखें। अब है सतत पोषणीय विकास की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाए। दूसरा है भावी पीढ़ियों हेतु संसाधन का संरक्षण किया जाए, उसको बचा के रखा जाए। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल किया जाए। अब ऐसा नहीं कि जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है उस पर हम ध्यान दें और जो कुछ छोटे मोटे सामान हैं, छोटे मोटे जीव जंतु हैं, उनकी ओर हम लोग ध्यान नहीं दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन के सभी रूपों का हम आदर सम्मान करें, छोटा बड़ा मीडियम जो भी हो, सब की ओर हम लोग का ध्यान होना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, अगर हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे तब हम लोग किसी चीज़ का सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, पृथ्वी पर जो विविध प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राणी जगत, भौगोलिक स्थिति है, उनको हम इस तरह से काम करें कि उन पर, इस विविधता पर कोई असर उसका नहीं हो। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना चाहिए। अब इस तरह से हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करें कि कम से कम हानि हो और अधिक से अधिक हम लोग उसका उपयोग करने लगें। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। पर्यावरण के प्रति हम सभी को जागरूक होना चाहिए, छोटे से बड़े स्तर तक। ऐसा नहीं कि सरकार पर्यावरण पर ध्यान दे और हम लोग उसका दुरुपयोग करें, ऐसा नहीं है। अगर व्यक्तिगत तौर पर हर एक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति सजग हो जाएगा तो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जा सकता है। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के पर्यावरण को सुरक्षित रखना, संरक्षित करना, उसकी देखभाल करना उस क्षेत्र के रहने वाले सभी लोगों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। ऐसा कदम हमें उठाना चाहिए। तो यही सतत पोषणीय विकास की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्वमूल्यांकन। प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधनों की तुलना कीजिए। संसाधन के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप लोग अपने विचार इस पर लिखिएगा। महत्वपूर्ण शब्द, इसमें जितने भी शब्द दिए हैं उन सबको हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है संसाधन। संसाधन क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसका प्रयोग आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु किया जाता है, संसाधन कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस वस्तु का प्रयोग या जिसकी सहायता से वो अपने आवश्यकताओं को पूरा करता है, संसाधन कहलाता है। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधन। वह संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक परिवर्तन के प्रयुक्त किया जाता है, उसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। उसके बाद है प्रौद्योगिकी। वस्तुओं को तैयार करने में प्रयुक्त नवीनतम ज्ञान एवं कौशल या जी, उसी को प्रौद्योगिकी कहा जाता है। मूल्य यानी कीमत। उसके बाद है मानव निर्मित संसाधन। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुमूल्य वस्तुओं को बनाने में करते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। अब कोई प्राकृतिक संसाधन को लेकर मनुष्य उसको नया कुछ बना दिया तो वो मानव निर्मित संसाधन हो गया। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, लोहे से मशीन बनाना, तांबे से बिजली का तार बनाना, ये सब मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब है मानव संसाधन। इसका तात्पर्य लोगों की संख्या व क्षमता से है। मानव संसाधन जैसे कि शिक्षा, ज्ञान, कौशल, ये सब मानव के संसाधन के स्वास्थ्य अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद है संरक्षण। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक
पूर्वक उपयोग एवं नियंत्रण ताकि उनका लगातार उपयोग किया जा सके, उसको संरक्षण कहा जाता है। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, मानव के कौशल द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में बदला जा सकता है जिसका वास्तविक मूल्य व उपयोगिता होती है। संसाधनों को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन तथा मानव संसाधन। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों को उनकी उत्पत्ति, विकास तथा उपयोगिता, नवीकरण एवं वितरण के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन जैव तथा अजैव हो सकते हैं। सड़क, रेल, इमारत आदि मानव निर्मित संसाधन हैं। मानव संसाधन के अंतर्गत लोगों का ज्ञान एवं कौशल आता है। धन्यवाद।